जय हिंद। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि 18वीं शताब्दी की भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। तो देखिए, वर्तमान समय में भारत जो है वो विकासशील देश है, किंतु मध्यकालीन भारत के समय में भारत विकसित देश था और भारतीयों का जीवन स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक तो भारत की अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था थी। भारतीय वस्तुओं का अधिकांश देशों में अत्यंत गौरव के साथ प्रयोग किया जाता था। विदेशी यात्रियों ने भी उन दिनों भारत की अर्थव्यवस्था की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की थी। भारत की औद्योगिक वस्तुएं भी विश्व में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, जैसे कि ढाका का मलमल, कश्मीर का शॉल भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। जहाज रानियों का निर्माण जो होता था उसमें भारत जो था वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता था। देश विदेश के कई व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक थे और इसी में एक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, 31 दिसंबर 1600 में, जो भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से आती है। किंतु होता क्या है कि धीरे धीरे ये राजनीतिक सत्ता हथियार लेती है। 1757 में राजनीतिक सत्ता भी हड़प लेती है और इसी के कारण भारत की विकसित अर्थव्यवस्था अपने पतन की ओर चल पड़ती है। तो इस समय की भारत की कुछ अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी, उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले है कृषि। आज की ही तरह 18वीं सदी का जो भारतीय समाज था ना, वह एक कृषि प्रधान समाज था और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही थी। यानी कि पूरा का पूरा देश ही, हमारा भारत, एक कृषि प्रधान देश था। भूमि का अधिकांश भाग जो है वो खाद्य फसलों के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी गेहूं, ज्वार, चावल, और बाकी व्यापारिक फसलों में भी इनका कुछ हद तक योगदान था। लेकिन कुछ ज़रूरी वस्तुएं जैसे कि कपास और पटसन होता था। अर्थात उन दिनों में व्यापारिक खेती पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता जितना कि जीवन निर्वाह के लिए कुछ फसलों पर जोर दिया जाता था। अब खेती करने वाले जो सभी व्यक्ति थे ना, उनके पास अपनी भूमि होती थी और उनकी जो उत्पादन विधि थी वो आज की तरह उन्नत नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी मतलब। इसके अलावा बहुत कम किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती थी। और भारतीय कृषि जो थे ना, किसान जो थे, उनके पास इतना ज़्यादा अनुभव था कि इतना अनुभव तो यूरोपीय किसानों के पास भी नहीं था, ना ही पश्चिम देश के किसी भी दूसरे किसानों के पास था, क्योंकि वे लोग साल में एक फसल उगाते थे। हम यहाँ पे दो और कहीं कहीं पे तो तीन फसलें भी उगा लेते थे साल में। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है और राजा महाराजा भी कृषि पर काफ़ी ज़्यादा योगदान देते थे, यानी कि उन्हें अच्छा बनाने के लिए काफ़ी प्रयोग करते रहते थे। कभी नहर खुदवा दी, कभी कुछ करवा दिया, कभी अगर अकाल है तो लोगों की सहायता कर दी। काफ़ी ज़्यादा राजा थे जो सहायता करते थे, कुछ क्रूर राजा भी होते थे। लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन आ गया भारत में, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कृषि की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि कृषि से भी हम कमाई कर सकते हैं, जो टैक्स लेते हैं। और इस प्रकार देश की आवश्यकता के अनुकूल कृषि का विकास नहीं हो रहा था और भारतीय किसान जो है प्रतिदिन दरिद्र होते जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने कृषि उन्नति के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कृषि का जो उपयोग था ना, वो अपने हितों के लिए किया। मतलब खाद्य फसलों पर जोर ना देकर जो व्यापारिक फसलें हैं ना, उन पर ज़्यादा ज़बरदस्ती किसानों से बुआई गई और इसकी वजह से क्या हुआ, किसान जो है वो और ज़्यादा गरीब होते गए, उनका शोषण होता गया। दूसरी विशेषता है गाँव की आत्मनिर्भरता का समाप्त होना। अब गाँव क्या थे, स्वयं आत्मनिर्भर थे। गाँव के अंदर ही सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थी, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो उन्हें लोहार, सुनार, किसी भी प्रकार की वस्तु को गाँव के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए गाँव एक विकसित अर्थव्यवस्था का निर्माण कर चुके थे। लेकिन अंग्रेजों के आगमन से अब क्या हुआ कि यातायात साधन जो है वो विकसित होने लग पड़े, जिसकी वजह से अब ये जो तेज गति से चलने वाले यातायात साधन है ना, इसकी वजह से दूर दूर के गांव एक दूसरे से जुड़ने लग पड़े, शहर गांव एक दूसरे से जुड़ने लग पड़े आसानी से, जिसकी वजह से जो भारतीय गांव था उसकी जो आत्मनिर्भरता थी वो समाप्त हो गई। और अब भारत की कृषि और किसान दोनों ही विश्व बाजार पर आधारित हो गए थे। भारत की लगभग 70% आबादी जो है ना वो कृषि पर आधारित थी और कृषि से ही राष्ट्र आय आती थी। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने कृषि पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही 1860 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है तो कपास और कच्चे माल की जो चीज़ें होती है ना, उनके उद्योगों को प्राप्त करने में मुश्किल आने लग पड़ी। तो भारत की तरफ उनकी नज़र गई और भारत में उन्होंने कृषि को प्रोत्साहन देना आरंभ किया और ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने भारत को कपास की पूर्ति का एक साधन बना लिया। राजस्व की वृद्धि के लिए भी किसानों का विकसित होना जरूरी था। तीसरी विशेषता थी उद्योग। अब 18वीं सदी में भारत एक उन्नत औद्योगिक देश था। भारत की जो औद्योगिक वस्तुएं थी ना वो विश्व प्रसिद्ध थी। सूती वस्त्र हो गया सबसे ज़्यादा, तो यही दुनिया भर में अगर कोई सूती वस्त्र पहनता था ना तो भारत का ही पहनता था, क्योंकि भारत का सूती वस्त्र जो है वो एक ब्रांड बन गया था, गौरवपूर्ण वस्तु बन गई थी। ढाका का मलमल हो गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बनारस की साड़ियाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। सूती वस्त्र के अलावा संगमरमर के पत्थर जो होते थे, जवाहरात होते थे, गहने और कलात्मक वस्तुएं जो होती थी, उस पर डिज़ाइन जो बने होते थे, लोहे की वस्तुएं जो होती थी, ये काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी विश्व भर में। और आज भी देखा जाए तो, क्योंकि बुर्ज खलीफा जो बना है उसके निर्माण में जो बेसमेंट में जो लोहे का यूज़ हुआ था ना, वो टाटा स्टील का यूज़ हुआ था, इंडिया से ही इम्पोर्ट किया गया था उनके द्वारा, मतलब हमने एक्सपोर्ट किया था, उन्होंने इम्पोर्ट किया था। और इसके अलावा जहाज रानी निर्माण जो है ना वो विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत का ही था। यहाँ तक कि यूरोपीय जो भारत में सीखने और सिखाने आए थे ना जहाज़ों के बारे में, जहाज़ों के निर्माण के बारे में, तो हमने उनसे
कम सीखा और उनको हमने ज़्यादा सिखाया था। और इसी कारण से 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक ना भारतीय जहाज रानियों मतलब भारत के जो जहाज़ थे ना उसको काफ़ी उच्च कोटि का समझा जाता था। चौथी विशेषता थी व्यापार। अब भारत जो ना उसका आंतरिक व्यापार इतना ज़्यादा विकसित नहीं था जितना कि विदेशी व्यापार विकसित था। और विदेशी व्यापार विकसित होने के कारण थे भारत के शहरों में मुद्रा प्रणाली चल रही थी। अब मुद्रा प्रणाली आप सपोज़ आपको कहीं पे अच्छी खासी फैसिलिटी मिल रही है तो आप दूर तो जाओगे नहीं। तो दूर जाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? साधन संसाधन जो है बैलगाड़ियाँ हो, उस समय तो बैलगाड़ियाँ चलती है लेकिन आपको ट्रेन या फिर कोई अच्छी तेज़ गति से चलने वाली वस्तुओं की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब आपको सामने ही फैसिलिटी मिल रही है तो आप उसकी तरफ जाओगे भी नहीं। तो इसकी वजह से हमारी जो संचार साधन था ना और संचार और परिवहन साधन वो विकसित नहीं हो पाया। दूसरी तरफ भले ही अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टैक्सेस जो थे चुंगी कर वो देना पड़ता था किसी को समुद्री तट तक आने के लिए। जैसे गुजरात के समुद्री तट पर आपको वहाँ पे विदेशियों के साथ व्यापार करना है तो आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हो तो पहले मध्य प्रदेश भी क्रॉस करोगे, राजस्थान गुजरात तक पहुँचोगे तो अलग अलग तरह का चुंगी कर देना पड़ता था आपको। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी भारत का जो विकास व्यापार था ना विदेशी व्यापार वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत था। भारत के एशिया और यूरोप के देशों के साथ ना गहरे व्यापारिक संबंध थे। भारत निर्यात में क्या क्या करता था? सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, धातु जो होते थे चाहे सोने की हो, चांदी की हो, किसी भी प्रकार की धातुएं, लोहे की होती थी, कीमती पत्थर, तो ये क्या करता था? निर्यात करता था। इसके अलावा चावल, गेहूँ, मिर्च, मसाले भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निर्यात करता था। और आयात बहुत कम था, इसलिए हमारे पास जो बदले में हमारे पास क्या आ रहा है? सोना आ रहा है, तो हम सोना किसी को देते नहीं थे क्योंकि हमारा आयात ही बहुत कम था। इसी कारण से भारत के पास इतना ज़्यादा सोना हो गया कि भारत सोने की चिड़िया कहलाने लग पड़ा। और अलग अलग जो जैसे कि रोमन इतिहासकार हुए हैं एक प्लिनो, तो उनके अनुसार तो ये था कि भारत में सोने की नदियाँ बहती हैं, वो तो ऐसा कहते थे। और विश्व व्यापार में भारत जो है वो मुख्य स्थान रखता था क्योंकि वर्ल्ड का 25% जो ट्रेड है ना वो भारत ही करता था। यानी कि जैसे कि आज हम कहते हैं कि हमारे घर में हर दूसरी चीज़ चाइनीज़ है, वैसे ही उस समय हर घर में हर चौथी चीज़ भारतीय होती थी। रूस के एक विचारक हुए जिन्हें पीटर कहते थे, पीटर महान। तो रूस के पीटर महान क्या कहते थे? वो कहते थे कि ध्यान रहे कि भारत का व्यापार जो है ना वो विश्व का व्यापार है और जो इसे पूरी तरह से अपने काबू में ले लेगा ना वो पूरे यूरोप का तानाशाही बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की 5वीं विशेषता थी परिवहन तथा संचार। अब देखिए परिवहन जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा विकसित तो नहीं थे, या फिर ये कहें कि बैलगाड़ी जो थी ना वही मुख्य साधन था यातायात का। देश के प्रमुख शहरों को एक से दूसरे को जोड़ने के लिए ही पक्की सड़कें बनी हुई थी। इसके अलावा कहीं भी पक्की सड़कें नहीं थी। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के द्वारा ही बड़े बड़े स्थानों तक पहुंचा जाता था। तो जब बारिश का सीजन आ जाता था तो ना नदियों में जा पाते थे और ना ही बैलगाड़ी चल पाती थी। तो ये था यातायात। और दूसरी तरफ संचार व्यवस्था थी ना वो भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो 1857 में जब अंग्रेज़ हम पर अधिकार जमा लेते हैं उसके बाद ही परिवहन और संचार साधनों पर जोर दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। खासकर सर्वप्रथम ग्रामोफोन हो गए, टेलीफोन हो गए, उनके जैसी और भी विकसित चीज़ें जो थी वो अंग्रेज़ों द्वारा ही चलाई गई थी। फिर धीरे धीरे गाड़ियों का भी दौर चलना शुरू हो गया था। 1853 तक तो रेलगाड़ी भी चलनी शुरू हो गई थी। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भारत परिवहन क्षेत्र में भी और संचार क्षेत्र में भी विकसित होता गया। छठी विशेषता थी ग्रामीण जीवन। उस समय का ग्राम, मैंने पहले ही बताया आपको, गाँव जो थे वो आत्मनिर्भर थे। हर वस्तु गाँव के अंदर ही मिल जाती थी, इसलिए लोगों को गाँव से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। तो गाँव के अंदर ना काफ़ी अच्छा खासा एक व्यवस्थित समाज इकट्ठा हो गया था। गांव में 3 प्रकार के व्यक्ति होते थे, पहला किसान, दूसरा दस्तकार और तीसरा गांव के अधिकारी। किसान जो मुख्यतः सबसे ज़्यादा ऊंचे स्थान पर होते थे क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मात्रा में है गांव में। दूसरे स्थान पर कौन होते हैं? दस्तकार, जैसे कि बढ़ई हो गए, कुम्हार, सुनार, धोबी होते थे, लोहार होते थे, नाई होते थे। तो ये सारे किस्में आगे दस्तकार कहलाए जाते थे। और सेवा के बदले में ये क्या करते थे? पैसे तो होते नहीं थे उस समय, तो अनाज ले लेते थे सामने वाले से। और तीसरे होते थे अधिकारी वर्ग। तो अधिकारी वर्ग कौन था? जैसे कि गाँव का मुखिया हो गया, पटवारी हो गए, चौकीदार हो गए। तो उस समय मुखिया जो था उसे तो लंबरदार भी कहते थे, जिसको एग्जैक्ट हिंदी में लंबरदार कहा जाता है। इनका काम क्या होता था? राजस्व इकट्ठा करना। और इसके अलावा जो चौकीदार है उसका काम क्या होता था कि अगर कोई भी अपराधी है ना तो उसके अपराधी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाना। तो इस तरह जो प्रत्येक गांव था ना वो शहरों से अलग रहता था। और मुद्रा प्रणाली की बात कर ली जाए तो मुद्रा प्रणाली के अभाव के कारण लेन देन में वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। गाँव में जाति प्रथा भी काफ़ी ज़्यादा विद्यमान थी, मतलब जाति के आधार पर ही आपको श्रम करना पड़ेगा, उसके अलावा बाहर का श्रम नहीं कर सकते। तो इस तरह के गाँव के जो लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी थे। आखिरी विशेषता है शहरीकरण, जिसे आप नगरीकरण भी कह सकते हो। तो 18वीं सदी में शहरीकरण जो है ना वो कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं था भारत में। भारत अतीत काल से ही हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है और आगे भी कृषि प्रधान देश ही था। इसकी वजह से शहर जो थे उनका इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहा था। इसलिए इन दिनों में जो अधिकांश जनसंख्या थी ना वो गांव में ही रहती थी। सिर्फ इंडिया की 10% पॉपुलेशन ही है जो शहरों में वास करती थी। अधिकांश शहर जो थे वो सड़कों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और कुछ शहर तो तीर्थ स्थान या फिर कहें कि हम उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध थे। शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से काफ़ी ज़्यादा भिन्न थे क्योंकि नगरों में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे कहेंगे या फिर हम कहें कि अनेक प्रकार के धंधे मौजूद थे। यहाँ पे लेन देन भी नकद में होता था। आज की ही भांति उन दिनों
में भी आय और संपत्ति के वितरण में असमानता पाई जाती थी। अमीर और गरीब में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता था। कुछ लोग विलासी वस्तुओं का आनंद भोगते थे और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो थे उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भी वस्तुएं नहीं मिलती थी। इन सभी को अब भारत की अर्थव्यवस्था के विकसित होने के कारण भी कह सकते हो या फिर विशेषता भी कह सकते हो। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम 18वीं शताब्दी में ग्रामीण जीवन और बात कर ली जाए दूसरी तरफ तो शहरी व्यवस्था, इन दोनों के बीच में अंतर जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।